महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा एक विजेता ही नहीं अपितु एक महान निर्माता भी था। उसके समय में साहित्य एवं कला की महत्वपूर्ण उन्नति हुई, अतः उसका शासनकाल उसकी युद्धकालीन उपलब्धियों के लिए ही नहीं अपितु उसकी शांतिकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी पहचाना जाता है। महाराणा कुंभा और स्थापत्य। महाराणा कुंभा एक महान निर्माता था। उसकी स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी। उसने अनेक दुर्गों, मंदिरों, जलाशयों एवं राजप्रसादों आदि का निर्माण करवाया था। जीएन शर्मा लिखते हैं कि इतिहास में महाराणा कुंभा का जो स्थान एक विजेता के रूप में है, उससे भी महत्वपूर्ण स्थान उसकी स्थापत्य कला विद्योन्नति के संबंध में है। उनके परंपरागत स्थापत्य शैली में सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उन्होंने स्थापत्य को विकसित किया। डॉक्टर भंडारकर मानते हैं कि सामरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए नगर तथा दुर्ग निर्माण योजना एवं नवजीवन का संचार किया। मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक न्यून चेतना को जन्म दिया। दुर्गों का निर्माण। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मेवाड़ राज्य के जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ की पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए सिरोही तक के तंग रास्ते की नाकेबंदी की गई थी। सिरोही के निकट बसंती दुर्ग बनवाया। मेरों का नियंत्रण करने के लिए मचान का दुर्ग बनाया और बेराट का दुर्ग का निर्माण करवाया। भीलों की शक्ति को अंकुश रखने के लिए भौमट का दुर्ग बनाया गया। इन दुर्गों के निर्माण में राजस्थान की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं की सुरक्षा हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि कुंभा ने अपने राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए विभिन्न तरह के दुर्गों का निर्माण किया था, और ये दुर्ग जो थे उसकी सामरिक नीति के, उसकी सामरिक सुरक्षा के परिचायक थे। ये कुंभा के इन दुर्गों के निर्माण से हम देखते हैं कि कुंभा के पास सबसे बड़ा जो एक विजन था, वो विजन ये था कि कहां पर किस तरह की अशांति किसी जाति समूह के द्वारा हो सकती है या किसी क्षेत्र विशेष में अशांति पैदा हो सकती है, तो वहां पर नियंत्रण करने के लिए उसी क्षेत्र में दुर्गों का निर्माण कराया गया जहां पर सेना रखी जाती थी। इस तरह से पूरे साम्राज्य को निष्कंटक बनाने में कुंभा ने एक श्रृंखला जो थी, 32 किलों की एक पूरी जो श्रृंखला है, वो कुंभा के काल में किलों के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये 32 किले राज्य की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो उपयोगी थे ही, सामरिक दृष्टि से भी उपयोगी थे, और इन किलों ने कालांतर में जाकर के आने वाले शासकों के लिए भी सुरक्षा का कार्य किया। यही नहीं, ये किले आज भी जो है हमारे पर्यटक का मुख्य आधार बने हुए हैं, जो कि पर्यटन को विकसित करने में अपना एक अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। अचलगढ़ का दुर्ग। महाराणा कुंभा ने आबू से 1509 विक्रम संवत में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से अचलगढ़ के दुर्ग का विशेष महत्व है। इसके निर्माण में मेवाड़ को पश्चिमी क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली बनाए रखने के लिए सीमांत भागों को सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए किया गया था। सैनिक आवश्यकता की दृष्टि से इसमें स्वयं राणा ने निवास स्थान के साथ साथ सैनिकों के निवास स्थान भी बनवाए थे। गोदाम और कृत्रिम पानी की टंकियां भी बनवाई गई थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न बुर्जों तथा द्वारों के निर्माण तथा दुर्ग को सुरक्षित किया गया था ताकि शत्रु अचानक उस पर अधिकार न कर सके। यहाँ के ओखा मंडल, श्रावण बादो, हनुमान पोल, चंपा पोल आदि स्थापत्य के प्रतीक आज भी उस वीर योद्धा की दुहाई दे रहे हैं जिसने दुर्ग निर्माण में सांसारिक और राजकीय आवश्यकताओं को प्रधानता दी थी। कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग महाराणा कुंभा की सामरिक योग्यता का ज्वलंत उदाहरण है। अरावली पर्वत के पश्चिम छोर में सैनिक उपयोगी तथा निवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे। दुर्ग के मध्यवर्ती ऊंचे स्थान पर राजमहल, मंदिर तथा मकान बनवाए गए
और समतल भूमि खेती के लिए सुरक्षित रखी गई। दुर्ग के ढलान के भागों में जलाशय बनाए गए। दुर्ग को चारों तरफ से विशाल प्राचीरों और बुर्जों से मजबूत बनाया गया। ये प्राचीर भीतर से इतनी चौड़े थे कि इन पर कई सैनिक और घोड़े एक साथ चल सकते थे और मोर्चे पर रहकर आसानी से शत्रु का मुकाबला कर सकते थे। और दुर्ग के भीतर अनेक मंदिर भी बनवाए गए जो शांति काल या युद्ध काल में सैनिकों तथा नागरिकों का मनोबल बनाने में बड़े उपयोगी थे। दुर्ग के जिस भाग में कुंभा ने अपना निवास स्थान बनवाया उसे कटारगढ़ कहा जाता था। यद्यपि कुंभा ने इस दुर्ग के निर्माण में अतुल धनराशि खर्च की थी, परंतु उसने अपने निवास स्थान को साधारण ढंग से ही बनवाया, जिससे उसके व्यक्तित्व की सादगी का पता लगता है, उसके जीवन शैली की सादगी का पता लगता है। इसी गढ़ में मालदेव का मंदिर तथा पृथ्वीराज का स्मारक स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने। जीएन शर्मा मानते हैं कि यह गढ़ राज परिवार के लिए तथा आसपास की बस्ती के लिए सुरक्षा की व्यवस्था महाराणा कुंभा के बाद की सदियों तक करता रहा। सैनिक सुरक्षा के विचार से इस दुर्ग की उपयोगिता अत्यधिक थी और इस दृष्टि से यह अपने ढंग का, अपने देश का एक ही दुर्ग है। इस दुर्ग को लेकर के ये कहा जाता है कि ये लंबे समय तक राजपूत मेवाड़ के जो परवर्ती शासक थे उनकी शरण स्थली के रूप में भी रहा, उनकी सुरक्षा स्थली के रूप में भी रहा। कुंभलगढ़ किले का उपयोग जितना आगे के शासकों ने किया है वो हमें आगे देखने को मिलता है। इस तरह जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, ये दुर्ग यहाँ पर जाने पर इसके रास्ते से कहीं पता नहीं लगता है कि आगे इतना बड़ा दुर्ग होगा। ये जंगलों में इस तरह से छिपा हुआ है और वहां जाने पर एकाएक ये इस तरह से प्रकट होता है कि ऐसा लगता है कि अरे ये इतना दूर से तो दिखाई दे नहीं रहा था, एकदम कैसे प्रकट हुआ। तो ये इस किले की सबसे बड़ी विशेषता है। इसका जो परकोटा है, परकोटा वो 32 किलोमीटर का परकोटा बनाया गया है। ये 32 किलोमीटर का जो परकोटा है ये अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज के लिए सबसे बड़ा एक नमूना है। ये चीन की दीवार के बाद में ये जो कुंभलगढ़ का जो परकोटा है, सुरक्षा का जो परकोटा बनाया हुआ है, बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है, इस तरह से कुंभलगढ़ का जो किला है ये एक अद्भुत मतलब की स्थापत्य शैली का परिचायक है, जो कि सिर्फ कला के ही लिए नहीं अपितु उस समय की सामरिक आवश्यकताओं के लिए, उस समय की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए, उस समय की धार्मिक आवश्यकताओं के लिए भी कुंभलगढ़ के किले को देखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिकीकरण। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। किले के प्राचीर बुर्जों द्वारा जलाशयों आदि का निर्माण कराया गया तथा किले की रक्षा के लिए 7 द्वार बनवाए गए। इसमें कुंभा ने अपने ढंग के महल बनवाए तथा इन महलों के साथ रानियों तथा राजकुमारों के रहने के आवास भी बनवाए गए। राजमहलों के अहाते में शस्त्रागार, कोष्ठागार आदि भी बनवाए गए। किले में सैनिक तथा जनसाधारण की बस्ती के उपयोग के लिए अनेक बावड़ियों और कुंडों तथा तालाबों का निर्माण भी कराया गया। चित्तौड़ किले के अंदर जो अनेक तरह के जो महल बने हुए हैं, जो इसका वैभव कहलाता है, चाहे वो कुंभा स्वामी का मंदिर हो, चाहे मीरा श्याम का मंदिर हो, अनेक जलाशय जो है, कीर्ति स्तंभ जिसे कि विजय स्तंभ भी कहा जाता है, इस तरह के अनेक जो मतलब कि अंदर के जो एक सुंदर भवन है, उन सुंदर भवनों का जो निर्माण है वो कुंभा के द्वारा कराया गया था। इसी कारण से कहा जाता है कि चित्तौड़ किले का जो आधुनिकीकरण है, वो आधुनिकीकरण जो है वो कुंभा के काल में हुआ था। चाहे इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप जो देखने में आता है, इस वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है वो कुंभा के द्वारा कराया गया था। और यहाँ पर जो स्थित जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 9 मंजिल है जिन पर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है। यह हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों से सुशोभित है। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन का कथन है कि रोमन कला के उदाहरण से कई अधिक उत्कृष्ट कलाकृति है। कुंभा का कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग का स्थापत्य और उत्कीर्ण कला का प्रमुख प्रतीक है। यह हमारे देश का एक ही स्तंभ है जो भीतर और बाहर मूर्तियों से लदा पड़ा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस किले पर भारत सरकार के द्वारा राजस्थान का पहला क्या मतलब कि ऐसा स्मारक है जिसके ऊपर सबसे पहले डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा
1949 में जारी किया गया था। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो कीर्ति स्तंभ है, इस कीर्ति स्तंभ के अंदर जो अलग अलग मंजिलें बनी हुई है, यहाँ पर इसकी 9वीं मंजिल पर एक बिजली भी गिरी थी। उस बिजली गिरने के बाद में जो क्षति हुई थी, उस क्षति को लेकर के जो पुनर्निर्माण का कार्य था वो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। तो ये कीर्ति स्तंभ जो है, ये कीर्ति स्तंभ गुजरात और मालवा के शासकों को जीतने की स्मृति में बनवाया गया था। इससे कीर्ति स्तंभ से कुंभा की स्थापत्य कला का तो पता लगता ही है, लेकिन उसकी जो विजय हुई थी उस विजय का पता भी इस कीर्ति स्तंभ से लगता है। ये उनकी कीर्ति फैलाने वाला, उनकी सामरिक नीतियों की कीर्ति फैलाने वाला स्तंभ होने के कारण इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है। मंदिरों का निर्माण, कुंभा के निर्माण कार्यों में मंदिरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन मंदिरों की विशालता तथा लक्षण कला दर्शनीय है। कुंभा ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार गौरी मंदिर, एकलिंग जी के मीरा मंदिर, रणकपुर का मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चित्तौड़, कुंभलगढ़ तथा अचलगढ़ के प्रत्येक दुर्ग में कुंभ स्वामी के मंदिर बनवा कर रखे गए थे। इन मंदिरों की देव मूर्तियां एवं आभूषणों तथा नए प्रसाधनों से सुशोभित है। मंदिरों में तत्कालीन युग के जीवन की घटनाओं तथा पौराणिक कथाओं को अद्भुत कुशलता के साथ में मूर्ति शिल्प में उत्कीर्ण किया गया है। यही पे पूरी संस्कृति का निर्वहन जो है इन किलों में हमें देखने को मिलता है। आवश्यकता के साथ साथ में तत्काल संस्कृति का निर्वहन करना, ये कुंभा की इस स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता है। राजप्रसाद, महाराणा कुंभा के अनेक राजप्रसादों का निर्माण कराया। चित्तौड़ के राजप्रसादों के साथ रानियों तथा राजकुमारों के रहने के आवास भी बनवाए गए थे। राजप्रसाद के अहाते में शस्त्रागार, कोष्ठागार आदि बनाए गए थे। कुंभलगढ़ राजमहल अत्यंत सादा है, जो कुंभा के त्यागमय चरित्र की याद दिलाते हैं। हम कटारगढ़ को अगर देखें तो कटारगढ़ का जो क्षेत्र है वो इतना सादा लगेगा, जितना वैभव उसकी बाउंड्री वाल को लेकर के, जितना वैभव किले के शीर्ष भाग को लेकर है, जितना वैभव किले में इर्द गिर्द बिखरा पड़ा है। उसके अलावा हम देखें कि जो उनका मूल निवास स्थान है कटारगढ़, वो कटारगढ़ बड़ा ही मतलब कि सादा ढंग से बनाया गया है। इससे लगता है कि सादगी कुंभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और वो सादगी से जीवन जीना पसंद करते थे। और दूसरा, जो किले का इतना भव्य निर्माण है वो निश्चित रूप से समाज को समर्पित था। साहित्य की उन्नति, कुंभा का एक उच्च कोटि का तथा विद्यानुराग की शासन हमें देखने को मिलता है। वो कुंभा स्वयं एक कवि, नाटककार और संगीताचार्य के रूप में विख्यात रहे हैं। एक लिंग महात्म्य से विदित होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य के बड़े जानकार थे। वह संगीत विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उसे संगीत के नियमों के, संगीत के गूढ़ ज्ञान था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए थे। संगीत रत्नाकर की टीका, चंडी शतक की टीका तथा गीत गोविंद की रसिक प्रिया की टीका भी कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। कुछ नाटकों की रचना भी की थी। कुंभा को मेवाड़ी भाषा के अतिरिक्त संयुक्त महाराष्ट्री, कर्नाटकी भाषा आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभा अपने समय का एक उच्च कोटि का विद्वान था। इस तरह से हम देखें कि उस समय की जो मतलब कि इतनी भाषाओं की जानकारी रखने वाला ये शासक था, जिनको कि शिक्षा के प्रति, विद्या के प्रति एक अनुराग था। कुंभा स्वयं ही विद्वान नहीं और इसके साथ ही विद्वानों का और साहित्यकारों का एक बहुत बड़ा आश्रयदाता भी था। महाराणा कुंभा ने न केवल युद्ध कौशल तथा कला प्रेमी था, वरन एक विद्वान तथा विद्यानुरागी भी था। दरबार में कई विद्वान आश्रय पाते थे। उनके द्वारा अनेक विद्वानों को सम्मानित भी किया जाता था। मंडन एक प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था, जिसने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन एक प्रसिद्ध आदि ग्रंथों की रचना की थी। मंडन का पुत्र नाथा भी प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। मंडन का पुत्र गोविंद, नाथा मंडन का भाई था और उनका पुत्र था गोविंद, प्रसिद्ध विद्वान था, जिसने उद्धार, धोरणी, कलानिधि द्वारा दीपिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। कवि अत्रि तथा महेश कीर्ति, जो कि कवि अत्रि का लड़का महेश कीर्ति भट्ट था, वो कीर्ति स्तंभ के लेखक माने जाते हैं। इस प्रशस्ति के रचयिता उन दोनों को माना जाता है, क्योंकि प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके लिखते हुए ही अत्रि की मृत्यु हो गई थी। अतः उसके पुत्र महेश भट्ट ने
उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था। एकलिंग महात्म्य के रचयिता कान्य व्यास भी राज्याश्रित कवि थे। एकलिंग महात्म्य के दो भाग माने जाते हैं। इस एकलिंग महात्म्य के दो भागों में से कहा जाता है कि पहला भाग जो है वो कान्य व्यास ने लिखा था, और उसका जो दूसरा भाग है वो स्वयं कुंभा के द्वारा लिखा गया था। इस तरह से कुंभा स्वयं एक विद्वान व्यक्ति के रूप में थे। इसके अलावा कई जैन विद्वान भी उनके राज्याश्रय में थे, जिन्होंने धर्म और काव्य ग्रंथों की रचना की थी। इन विद्वानों में श्याम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेवा सुंदर सूरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा कुंभाकालीन साहित्य गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। कुंभा ने अपने राज्य की उन्नति पर भी यथेष्ट ध्यान दिया था। अनेक विद्वानों, शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देकर उनका विकास किया था। अतः कुंभा का शासन सांस्कृतिक उन्नति के लिए विख्यात है। इस बौद्धिक और कलात्मक उन्नति से कारणों में विभिन्न मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र की सभ्यताओं का संपर्क होना देखा जा सकता है। साथ ही सर्वतोमुखी उन्नति के लिए कुंभा की सांस्कृतिक रुचि, कला, सुरक्षा, भावना तथा विद्यानुराग बहुत बड़े कारण थे, जिनके फलस्वरूप ओजस्वी सांस्कृतिक परिणाम प्रकट हो सके। कुंभा की उपाधियां, कुंभा ने अनेक उपाधियां धारण की थी। उसने महाराजाधिराज, राय रामन, राणा रासो, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु आदि उपाधियां धारण की थी। संपूर्ण गोहिल वंशी शासकों में कुंभा ही एक शासक था। उसने अनेक गुणों और विशेषताओं के प्रतीक उपाधियों से विख्यात था। इस समय के साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा को महाराजाधिराज, राय रायन, राणे राय, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान आदि अनेक विरुद्धों से संबोधित किया गया है। ये सारी उपाधियां कुंभा की बड़ी यथार्थ उपाधियां थी, और इन उपाधियों के अनुसार जितने भी गुण जो हमें देखने को मिलते हैं वो सारे गुण जो थे वो कुंभा में विद्यमान थे। इस तरह कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों का जो काल है, ये सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्णिम काल माना जा सकता है, क्योंकि इस काल के अंदर एक सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और साम्राज्य के क्षेत्र में एक अनुपम उपलब्धि हमें देखने को मिलती है। अतः शांति व्यवस्था को लेकर के भी, सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर के भी हम कुंभा के काल को गोहिल वंशी काल में या मेवाड़ के शासन काल का एक स्वर्णिम काल के रूप में नाम दे सकते हैं। धन्यवाद।